हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैथ पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास नंबर 7 है ये। इसके पहले 6 क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ। केवल इस सेशन को आप देख लेते हैं। ये जितने भी प्लेलिस्ट बनाई हूँ, एक ही प्लेलिस्ट बना है जिसमें मैथ पेडागोजी के आपकी वीडियोस मैं सेव कर रखी हूँ, उसको देख लेते हैं तो आपकी एग्जाम तक मैथ पेडागोजी की जो का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराती हूँ। आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के उस टॉपिक से पूछे हुए मैं क्वेश्चन भी कराती हूँ। और लास्ट में 3 से 4 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन का, क्योंकि जो मैथ है उसमें 15 नंबर का आपका पेडागोजी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 15 नंबर का पेडागोजी आता है। और ये जो आपका पेपर 1 है इसमें 15 नंबर का आपका क्या आता है, मैथ न्यूमेरिकल वाला आता है। तो दोनों पोर्शन मजबूत रहना चाहिए 30/30 गेन करने के लिए या फिर अच्छा नंबर लाने के लिए। आप सब वीडियो में बने रहिएगा। केवल इस सेशन को देख लेते हैं, फिर भी आपका मैथ पेडागोजी का टोटल काम हो जाएगा। और पेपर 1 के लिए न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे भी सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। चलिए, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैं आज के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स। जो बच्चों में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एप्रिसिएशंस है, उसका डेवलपमेंट हमें किस प्रकार से करना है। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 10 जो भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर आपको क्या करना है, उनके अंदर आपको मैथ ये जो सब्जेक्ट है इसके प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो मैथ को किसके साथ पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। यही तो एनसीईआरटी 2005 में बोला गया है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका ये काम होना चाहिए एज ए टीचर के तौर पे कि आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो विदाउट बर्डन होना चाहिए। मतलब विदाउट बर्डन कब होगा, जब आप उस सब्जेक्ट को लेके उस बच्चे के अंदर क्या क्रिएट कर दें, इंटरेस्ट पैदा करें, तब वो विदाउट बर्डन होगा, इंटरेस्ट के साथ बच्चा सीखेगा। तो वही हम देखेंगे क्या तरीका होना चाहिए यहाँ पे मैथ के लिए, मैथ एप्रिसिएशन का, जिससे बच्चों के अंदर क्या हो, रुचि बढ़े, उसको पढ़ने का, उसको करने का, उसमें इंटरेस्ट आए। पहला है इसका जो तरीका होता है, जैसे ये आपका क्लासरूम है तो या तो यहाँ पे कोई गणितीय कोना आप बना दीजिए, या फिर कोई लैब वगैरह होता नहीं है स्कूल में, थोड़ा सा छोटा सा कोई लैब टाइप का बना दीजिए जो मैथमेटिक्स के लिए, जहाँ पे जो मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स वगैरह हैं उनको वो देख सकें। साथ में कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से बाल साहित्य, मैथ का जो बाल साहित्य वाला पोर्शन है वो ऐसी बुक्स भी होनी चाहिए वहाँ पे। क्रिएटिविटी करने के लिए भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले गणितीय कोना बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकें, सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ कर सकें। तो पहला है गणितीय कोना बनाना, जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकें। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मैथमेटिक्स में गणितीय कोना बनाया जाता है ये कैसा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि कुछ बड़े भी हों वहाँ पे। बड़े कौन रहेगा, टीचर। बड़े भी कुछ लोग हों जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहें, निर्देश देते रहें, ताकि बच्चे कुछ वहाँ पे गलत काम ना करें या फिर कोई गलतियाँ ना ज़्यादा करें। निर्देश देते रहना चाहिए बच्चों का, इससे नॉलेज गेन होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वहाँ पे स्वतंत्र हो बच्चे। जैसे कि कोई भी चीज़ मान लीजिए वहाँ पे कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता वहाँ पे होनी चाहिए बच्चों के अंदर। वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो कि उनका जो मन है वो दबा हुआ हो और वो डरते डरते एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका 2 है, कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देना। कभी कभी ऐसे नहीं होता है कि क्लासरूम होता है आपका, टीचर का जिस दिन पढ़ाने के लिए मन नहीं होता है, मान लीजिए उस दिन क्या करते हैं, मैथ के अगर टीचर है तो मैथ में ही कुछ पहेलियाँ टाइप के, कुछ जादुई वर्ग टाइप के, मतलब कुछ खेल टाइप का कराते हैं मैथ सब्जेक्ट से ही रिलेटेड, तो वो होना चाहिए। तीसरा है, जो भारतीय गणितज्ञ हैं ये उनको दिखाना चाहिए कि अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो होगा क्या। तो इस चीज़ के लिए बच्चे के मन में सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा ना कि अगर वो मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे के अंदर यही क्वेश्चन आएगा, क्या इसका मेरे लाइफ में यूज़ है, इसको करके मैं मैथ पढ़ के, क्योंकि मैथ को टफ सब्जेक्ट के तौर पे भी बच्चे मानते हैं, तो ये वो सोचते हैं कि क्या मैथ जो इतना टफ सब्जेक्ट है मैं इसको कर रहा हूँ तो इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका कोई बेनिफिट है, या फिर इसको करने के बाद क्या स्कोप है। ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में आती हैं। तो वो चीज़ें जब आप बताएंगे तो बच्चों के मन में क्या क्यूरियोसिटी जागेगी। यहाँ पे देखिए, भारतीय गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन है उनके जो भी योगदान रहे हैं, उनके बुक्स हैं, वो क्या क्या चीज़ों का खोज की
किए हैं ये सारी चीज़ें उन्हें बताना, जैसे कि आपके जो भी गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, इन सब चीज़ों को बताना और साथ में वीडियो भी दिखाना, क्योंकि जो वीडियो दिखाते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। फिर है फोर्थ, यहाँ पे क्या करना चाहिए, गणितीय खेल कराने चाहिए, क्विज कराना चाहिए, वाद विवाद कराना चाहिए, संगोष्ठी कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। डिस्कशन होगा, क्विज होगा, संगोष्ठी होगा, तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट के साथ जुड़ेंगे। गणित से जुड़े सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, बच्चों के मन में वो पॉजिटिवनेस लाना है कि हाँ आप मैथ को सीख सकते हैं। ये ना हो कि क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं मैथ के टफ होने के कारण कि वो नहीं सीख सकते, तो ऐसा नहीं करना है। उनके मन में सबसे पहला जो स्टेप है कि उनको पॉजिटिव बनाए रखना है कि हाँ आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन। आपका जो आकलन है वो मैथ में खास करके 2 टाइप का आकलन पूछा जाता है। एक तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट जो होता है, जिसे मानदंड संदर्भित आकलन बोला जाता है। इसमें मानदंड आपको पता चल रहा होगा, ये जो आकलन होता है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कितना सक्सेस मिला, जो भी टीचर का लर्निंग प्रोसेस है, टीचर जो सिखा रहा है, टीचिंग मेथड है उसका, साथ में बच्चे का जो लर्निंग वाला प्रोसेस हुआ है, जो सीखने अधिगम हुआ है, उसमें कितनी निपुणता मिली है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना बच्चे ने सीख पाया, ये होता है मानदंड संदर्भित आकलन, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक तो आप ये याद रखिएगा, अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन यहाँ पे होता है। दूसरी बात ये है कि यह आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब जिसे बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। कल मैं पढ़ाई थी नैदानिक परीक्षण क्या होता है। नैदानिक में पहले नैदानिक आता है, फिर उपचारात्मक आता है। नैदानिक में क्या किया जाता है, बच्चों के अंदर जो भी कमियां रही हैं, बच्चों के सीखने में जो भी कमियां रह गई हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं, वो उनका पहचान किया जाता है, देन उसको डायग्नोस किया जाता है, उपचार उसका किया जाता है। तो ये होता है, ये दोनों किस में आते हैं, मानदंड संदर्भित आकलन में आते हैं ये दोनों। और साथ में ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, अधिगम में निपुणता, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण पूछा जाता है किसमें होता है, तो मानदंड संदर्भित आकलन में होता है। नेक्स्ट है मानक संदर्भित आकलन। वो जो मानदंड संदर्भित आकलन है वो बच्चों के लिए पॉजिटिव होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ये वाला कम अच्छा होता है। इससे हमें पता चलता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ स्टैंड करता है। तो ये इसलिए मैं बोली कि यहाँ पे जो कंपेरिजन वाली चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स में, तो वो निगेटिव हम लेते हैं, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कंपेरिजन करना, उन्हें ग्रेड देना, उन्हें अलग अलग करना, उनको रैंकिंग देना, तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब पॉजिटिव नहीं माना जाता है हमारे किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये है मानक संदर्भित आकलन, नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट जो होता है। इसमें यही पता किया जाता है कि जैसे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो इसमें यही पता किया जाएगा कि ये पढ़ाया तो सेम गया था दोनों को, लेकिन ये पता किया जाएगा कि इन दोनों बच्चों में ज़्यादा कौन सीखा। ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में, यहाँ पे सिर्फ मैं 2 बच्चों का एग्जाम्पल ली हूँ, वहाँ पे पूरे क्लासरूम की बात होगी। 2 बच्चों के एग्जाम्पल में आप देखिए कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। इसका मतलब ये भी हम लगा सकते हैं कि ये रैंक फर्स्ट पे है, क्योंकि 2 ही हैं यहाँ पे, या फिर ये रैंक फर्स्ट पे है। तो ये है, यहाँ पे डायरेक्ट जो रिजल्ट निकलता है वो रैंकिंग देना, ये सब निकलता है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें कंपेरिजन विद्यार्थियों में किया जाता है, किसने कितना सीखा। अब आता है आपका प्री नंबर कॉन्सेप्ट, पूर्ण संख्या अवधारणा, जो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, अभी मैं करवाऊंगी भी। प्री नंबर जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता, पूर्ण नहीं रहेगा, यहाँ पे पूर्व रहेगा। ओके, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे पूर्व रहेगा प्री नंबर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, एक अगर हम कोई भी चीज़ मान लीजिए जान रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, ये किरण ही मान लीजिए, दूसरा इतना बड़ा है। अगर हमें क्या करना हो, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको भी हम ले रहे हैं, साथ में इसको भी ले रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि ये वाला क्या है, ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, दोनों साथ में आ जाएगा, छोटा बड़ा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि इसका आकार क्या है। तो यही होता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, यह अवधारणा बच्चों को आकृति, कभी कभी आकृति में अंतर, अभी तो मैं आकार में बोली हूँ, आकार, रंग आदि में अंतर समझने में मदद करता है। यही होता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एक स्टेप जब पीछे लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 में ही देखिए, जैसे ही हमने एक स्टेप पीछे लिया, 3 और 2 को पकड़िए, यहाँ पे मैं बोली कि ये इससे 1 कम है, मतलब कि ये क्या है,
ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्री नंबर को जैसे ही ऐड करेंगे तुरंत वो उससे आपको समझ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दूर है, ये समीप है, अधिक है, कम है, मतलब कि इससे क्या निकल रहा है, ये अधिक है और ये कम है। तो ऐसे ही निकलता है जैसे ये पूर्व संख्या को लेंगे, इसका यही कहने का यहाँ पे मतलब है। आदि में हमें क्या मिलता है, अंतर समझने को मिलता है, जैसे अधिक कम, अभी मैं बोली 2 3 में। दूर समीप, कोई दूर है कोई समीप है, जैसे ही हम समीप वाले को लेंगे दूर वाले को अपने आप पता चल जाएगा अंतर। बड़ा छोटा, लंबा छोटा, ठंडा गर्म, पास दूर, ये सारे ऐसे अगर टर्म आए, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तब भी आप देख लीजिए, ये टर्म को देखिए आप, अगर ऐसे टर्म आपको आए तो क्या आप आंसर लगाएंगे, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। या फिर प्री नंबर कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा पर आधारित है, तो आप ये लगाएंगे, ये टर्म ढूंढेंगे। ऐसे टर्म कहाँ है, अपोजिट वाले टर्म कहाँ पे हैं, ये आप ढूंढेंगे। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मैथमेटिक्स फियर। जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो मैथमेटिक्स से क्या, एक फियर सा बना हुआ है, एक डर सा बना हुआ है कि मैथ टफ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं बोली थी मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, सबसे पहला टॉपिक मेरा था मैथमेटिक्स का प्रकृति क्या है, उसमें क्या मैं बोली थी कि ये लॉजिकल है, कई टर्म में बताई थी मैं। दूसरा ये बताई थी कि ये क्या है, अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें मैं एग्जाम्पल भी दी थी 6 + 5 करके कि ये 11 होता है। क्या हमें कहीं दिखता है ऐसा, नहीं, लेकिन ये हमारे मन में, हमारे विचार में है कि हाँ 6 + 5 11। या फिर कोई बच्चा जा रहा है तो ओरली हम पूछ लेते हैं 6 + 5 कितना होगा, या फिर कुछ भी हम पूछ लेते हैं 13 + 12 कितना होगा, तो वो जो आंसर देता है वो कहीं दिखता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है वो सोच विचार पर आधारित होता है। तो वो वही है कि मैथ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। तो जिसके मतलब जिस स्टूडेंट के अंदर अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा होगा वही मैथ को समझ पाएगा। तो सारे स्टूडेंट के अंदर हम, हालांकि हमें एनसीईआरटी 2005 में ये बोला गया है कि मान के चलना है टीचर को कि हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन वही है कि बच्चे डरते रहते हैं, हर बच्चा सीख सकता है ऐसा हमें मान के चलना है। लेकिन इसके जो मैथ से डरने का कारण यही है कि सारी चीज़ें इसमें दिखती नहीं है, सारी चीज़ें कल्पनाओं पर, सारी नहीं ज़्यादातर चीज़ें इसमें कल्पनाओं पर स्थित है, आधारित है। जैसे कि ये ट्रायंगल ही ले लीजिए, इसमें जब तक कल्पना नहीं होगी कि हाँ ये कर्ण है, ये आधार है, ये हाइट है, तो ऐसे सारी चीज़ें, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थोड़ा और नॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए मैथ से बच्चों को डर लगता है। नेक्स्ट है सबिटाइजिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, क्योंकि पूछे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन गए हैं। सबिटाइजिंग क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, कुछ फ्लावर रखे हुए हैं, कुछ फूल यहाँ पे रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, उनको देख के कोई बच्चा है जो कि बिना गिने बता दे रहा है कि हाँ ये 3 है, ये क्या है, ये ग्रुप है। कुछ फूलों का समूह है जिसको बच्चा बिना गिन नहीं रहा है, बता दे रहा है हाँ ये 3 है। या फिर कुछ चीज़ें अभी आप घर में अपने देखे होंगे कि मान लीजिए कोई फल है, एप्पल ही है, तो एप्पल है, आप देखते हैं ऐसे 4-6 एप्पल मान लीजिए रखा हुआ है, तो उसको आप गिनते नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं 6 है या 5 है। तो यही होता है सबिटाइजिंग, ये जो आपके अंदर एबिलिटी है बिना गिने किसी चीज़ को बता देने की, वही है सबिटाइजिंग। जैसे कि इसमें किसी छोटे ग्रुप की ग्रुप कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये नहीं बहुत ढेर सारा ला के रख दिया गया है तो चावल जैसे रख दिया गया है तो आप उसको गिन के बता देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे ग्रुप की वस्तुओं को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि उसमें कितनी वस्तुएं हैं। तो यही है, यही सबिटाइजिंग है, आपका अंदाज़ा लगा के आप बता देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे पासा फेंकने पर बिंदुओं को गिनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पासा खेलते खेलते इतना हमें पता चल जाता है कि हाँ 1 बिंदु होता है, ये 2 बिंदु होता है, ये 3 बिंदु होता है। क्या हम ऐसे जब आ जाता है तो ऐसे 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, नहीं गिनते, हम डायरेक्टली बता देते हैं कि 3 आया है, 4 आया है। तो वही है, गिनने की ज़रूरत नहीं होती। कम उम्र के बच्चों को ये सिखाई जाती है, कम उम्र के बच्चों को इसमें तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं जिससे जल्दी वो गिन सकें। क्वेश्चन भी अभी करेंगे इस पर। अब देखिए, कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स करने से पहले हम इन पे जितने भी मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाई हूँ इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। ओके, पीडीएफ चेंज करती हूँ मैं। आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। अब हम जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड। फिर इसके बाद 3 से 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको न्यूमेरिकल वाला बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पेडागॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए, मैथ एप्रिसिएशन का डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों में एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, इनमें से वह चुनिए जो उनके उद्देश्य को
पूरा करने में प्रभावी नहीं होगा। तो मैथ एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, विच इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, वही हमें क्या करना है, चुनना है। पहला है ऑप्शन, वह हमेशा, एक तो हमेशा वर्ड गलत आ गया, उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में, मतलब सत्र के अंत वाला जो एग्जाम होता है उसे क्या बोला जाता है, आप सभी बताइएगा। कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो एनुअल या ईयरली एग्जाम होता है उसे क्या बोला जाता है, सीडीपी में कई बार पढ़ाई हूँ। अंक प्राप्त करता है, इसे क्या ये सही है क्या, ये सही है? अगर कोई एनुअल एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला रहा है तो हमेशा क्या उसकी तारीफ़ किया जाए, ये गलत है। इससे और जो बच्चे हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मैथ एप्रिसिएशन को बढ़ाएगा नहीं, बच्चों को डिमोटिवेट करेगा। एक बच्चा तो जिसकी प्रशंसा हो रही है उसे अच्छा लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लेके चलना है कि सारे क्लासरूम के बच्चे को लेके चलना है, किसी एक बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो वही है, अगर एग्ज़ाम में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एक दो बार तारीफ़ करिए, बस पूरे साल हमेशा तारीफ़ नहीं करनी है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों, ये सब ऑप्शन सही हैं। गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग अभी मैं आपको पढ़ाई भी हूँ, और यहाँ पे देखिए गणितीय गतिविधियाँ हो रही हैं, मैथमेटिकल यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। फिर चेंज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है यहाँ पे, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो असेसमेंट अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको, दो प्रकार का, नॉन रेफरेंस्ड और ये क्राइटेरियन रेफरेंस वाला, मानक संदर्भित और ये मानदंड संदर्भित। मानक संदर्भित, जब भी आपको आकलन दिखे, वो आकलन मैं बता चुकी हूँ कि अच्छा आकलन नहीं होता है। इसमें किसी एक पॉइंट को ही मानक बना लिया जाता है और उसी पर बेस्ड काम किया जाता है, इसलिए ये सही नहीं होता है जो मानक संदर्भित है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, गलत है। नैदानिक परीक्षण जो डायग्नोस्टिक है और यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग है, इसके लिए कौन सा मैं बताई थी, मानदंड वाला बताई थी, जिसे क्या बोला जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट बोला जाता है, मानदंड वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं वाला पूछा गया है। ये तो आता है नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण मानदंड वाले में। अब ऑप्शन जो सही है उनको पढ़ लेते हैं। मानदंड संदर्भित आकलन, ये क्या करता है, विद्यार्थियों की अधिगम्य निपुणता का मूल्यांकन करना है। फिर मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और क्या करता है, उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अब यहाँ पे देखिए मानक संदर्भित आकलन जो है ये हमें बताता है कि कहाँ पे, यहाँ पे कंपैरिजन आता है। बस एक चीज़ें आप याद रखिएगा, मानक संदर्भित जो आकलन होता है उसमें सिर्फ कंपैरिजन आता है, बस यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस जो होगा, तो यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन आएगा, बाकी सारी चीज़ें निपुणता है, बच्चे कितना नंबर वगैरह लाए, निपुणता कितना है, नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे किस में आते हैं, मानदंड में, क्योंकि मानदंड जो वाला जो वो नॉर्म रेफरेंस जो असेसमेंट है इससे ज़्यादा अच्छा है मानक संदर्भित से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है यहाँ पे, अधिक कम, लंबा छोटा। मैं बोली थी कि ऐसे टर्म जहाँ भी आपको मिले आप क्या जाएंगे, पूर्व संख्या खोजेंगे। दूर, समीप, बड़ा, छोटा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारे टर्म है, वो किस में आएंगे, प्री नंबर कॉन्सेप्ट में आएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4th में दिख रहा है, प्री नंबर अवधारणा, ऑप्शन नंबर 4th वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बाकी सब गलत है। यह क्या तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, नहीं, ये तो अस्पष्ट शब्द है, ये भी गलत है। विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक, विलोम तो है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। सीधे अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी तो कहीं यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है एनसीएफ से पूछा गया है, जिसको मैं अभी बताई हूँ आपके लिए। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर, हाँ ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां क्या होती हैं, मैथ में अच्छी नहीं होती, और लड़के जो होते हैं, गर्ल्स जो है मैथ में अच्छी नहीं होती, और जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ में कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसा मान के चला जाता है। जबकि क्या है, इससे दो चीज़ें और आप याद रखिएगा, दो टर्म इससे क्वेश्चन दो जगह आता है। एक तो सीडीपी में पूछा जाता है, ऐसा जो थिंकिंग है ये क्या कहलाता है, ये रूढ़िवादिता कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता। एक ये क्वेश्चन। दूसरा ये है कि ये किसने बनाया है, ये सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा ये बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो यही इसी से क्वेश्चन यहाँ पे बना है। विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन हो रहा है।
फिर अब देखते हैं, जबकि वे गणित में क्या कर रही हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वो जो उनका होता नहीं प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स में वो अच्छा है, इसके बावजूद उनका क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि लड़कियां मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन नहीं है, अच्छा प्रदर्शन है, ये गलत है। गणित अपनी प्रकृति के द्वारा ही पुरुष, ये भी नहीं है, प्रकृति ने नहीं बनाया है, अभी मैं जस्ट बोली हूँ, इसको समाज ने बनाया है। नेक्स्ट है, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं, नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं, और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो ऐसा मान के चला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि लड़कों का ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षमता वगैरह जन्मजात यहाँ पे बोला गया, गलत है। ये जब भी यहाँ से क्वेश्चन बने तो ये क्या है, ये सामाजिक संरचना है, सोसाइटी ने इसको बनाया है। अब क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं। क्या लड़कों में जो गणितीय क्षमताएं हैं ये जन्मजात हैं, ऐसा कहा जाता है? ये गलत है, ये तो ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ना है 39। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। अभी जस्ट जो मैं बताई हूँ कॉन्सेप्ट, जिस पे कि वो क्या समझते, मैथ को उसी सब्जेक्ट उसी क्लास के और सब्जेक्ट को वो ईजी समझते हैं, जबकि मैथ को गणित को टफ समझते हैं। फिर है, गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? देखिए उससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ था। विस्तृत ज्ञान भंडार, ऐसा नहीं है, और भी सब्जेक्ट में ज्ञान भंडार है। इसमें गणित में दिए गए अनेक उत्तर होने की व्यापकता, क्या अनेक उत्तर साइंस में नहीं होते हैं? गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणाली हर सब्जेक्ट में होते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, अब्स्ट्रैक्ट जो इसका नेचर है मैथ का, सोच विचार पे ज़्यादा डिपेंड होता है, यही है रीज़न। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDF चेंज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सबिटाइजिंग से पूछा गया है, सबिटाइजिंग से संख्या बोध विकसित करने में उपकारना, जिसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है सबिटाइजिंग, क्या कर रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? नंबर सेंसेस को समझाने में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकारना के कौशल का प्रदर्शन कर रहा है, जो सबिटाइजिंग का स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो कौन सा कौशल है? सबिटाइजिंग का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा हुआ है। पहला है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान में एक जोड़ने के रूप में करता है, गलत है। सबिटाइजिंग क्या बोली हूँ, नंबर गिनने की जरूरत ना पड़े, हम बता दें। एक पासा उछाला जाता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बिना गिने जहाँ आ जाए आपको, चाहे वो पासा हो, चाहे वो कोई फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, फिगर हो, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। स्टूडेंट रोल्स ए डाई। फिर क्या कर रहा है, एंड इज एबल टू से दैट इट इज़ 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। एक्चुअल में काउंटिंग नहीं कर रहा है डॉट्स का, लेकिन वो बता दे रहा है कि पासे में कितने डॉट्स आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल वाला स्टार्ट होता है भी, इसी पर बेस्ड मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन भी। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? 2D जो शेप्स होते हैं 3D शेप्स होते हैं। मैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको बिलीव रहे, हाँ इस टॉपिक से आता है। 2D जो शेप है, साथ में आपका नॉलेज भी गेन होगा इससे। 3D शेप है, इनको समझना होगा अब यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसा। तो हम देखते हैं 3D इसमें से कौन सा है। 3D कौन होता है? जो 3D शेप होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, हाइट, ये तीनों होता है, LBH तीनों होता है। लेकिन वहीं जो 2D शेप होता है, 2D में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2D में क्या होता है, लंबाई तो होती है, साथ में चौड़ाई भी होती है, लेकिन हाइट ये जो है ये नहीं होता 2D में। ऑप्शन है घन, घनाभ, ये तो 3D है। अर्धवृत्त, शंकु, इसमें से घन, घनाभ और शंकु ये 3D है, लेकिन क्या अर्धवृत्त जो है इसमें कहीं भी आप जब सर्कल पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, तो आपको कहीं भी हाइट नज़र आता है? कभी भी फार्मूले में इसके हाइट दिखा है आपको? ट्रिक में बता रही हूँ, कभी भी फार्मूले में हाइट ट्रिक ही नहीं है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन ये सही बातें हैं, फैक्ट है ये। तो ये क्या है, कभी भी वृत्त में आपको हाइट दिखा है? वृत्त का जो फार्मूला होता है उससे आप दिमाग लगाइए कि जो वृत्त का पेरीमीटर हम निकालते हैं, क्या होता है उसका फार्मूला, 2πr होता है, केवल रेडियस ही तो आया। फिर हम वृत्त का जो एरिया निकालते हैं इसमें भी πr² होता है। तो क्या कभी भी हाइट दिख रही है आपको? नहीं। तो अर्धवृत्त क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई है, हाइट नहीं है, तो ये 2D है, ये 3D नहीं है।
तो ऑप्शन फर्स्ट कट गया। नेक्स्ट है वृत्त भी 2D है, ये भी कट गया। वृत्त भी 2D है, ये भी कट गया। अब जहाँ जहाँ वृत्त दिखेगा काट देना। घन है, घनाभ है, गोला है, बेलन है और साथ में शंकु भी आपका है। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके 3D हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं कुछ 2D के कुछ 3D के। जैसे आपके आयत है, वर्ग है और ये चतुर्भुज पंचभुज जो भी भुज वाले आते हैं ये सारे हैं। और आपका वृत्त है, ये सब क्या है? ये सारा आपका 2D है। अब एग्जाम्पल देखिए। वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि कुछ दिन की बात है, आप सभी पढ़ लेंगे अच्छे से तो पास हो जाएंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है तो हो सकता है वीडियो 30 से 35 मिनट का बन जाए, क्योंकि मैं कुछ भी बेकार की चीज़ें नहीं लाती हूँ। जितनी भी चीज़ें लाती हूँ सब में क्वेश्चन बना हुआ है, या तो पूछा हुआ है या तो पूछे जाएगा। 3D शेप्स वही हैं जिनमें बता चुकी हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। सिलेंडर है आपका, हिंदी में, हिंदी वाला भी देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दी हूँ मैं। स्फेयर है, प्रिज्म है, प्रिज्म भी इसी में आएगा। पिरामिड भी इसी में आएगा 3D में। कोन, शंकु है जिसे बोलते हैं, ये भी 3D में आएगा। क्यूब्स, घन, घनाभ, देखिए घन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, ये सारे 3D में आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे मैं कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2D शेप्स। 2D जो शेप्स है वही है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, परंतु गहराई को ही हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ये नहीं होता। वृत्त है, अर्धवृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, चतुर्भुज, यहाँ पे फिर चतुर्भुज दे दिया, षटभुज मान लीजिए उसकी जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? 2D शेप्स है ये। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनके माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे जब भी आपके 12 बजे के बाद 13 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, 12 से ऊपर की गिनती दे, तो आपको वो PM वाला टाइम होता है। इस चीज़ को जानना चाहिए कि वो आपका क्या होता है? PM वाला टाइम होता है। जब भी 12 के पहले वाला टाइम दे तो वो कौन सा टाइम होगा? वो AM का टाइम होगा। अब आप चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो महिमा है वो कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन सेम डे 21:15 बजे यात्रा अपनी समाप्त कर दी। लिया गया समय टोटल बताना है हमें। तो महिमा जो है वो 16:50 पे स्टार्ट करती है। 16:50 का मतलब क्या है? 12 में से घटा लीजिए, 12 4 16 मतलब कि 4:50 पे शुरू करती है। कब का टाइम होगा? ये शाम का टाइम होगा, PM का। फिर होगा, और उसी दिन चेंज नहीं होता, मतलब रात में 12 बजे के 4:30 बजे दिन में शुरू करती हैं, रात में 12 बजे के पहले की बात है ये, क्योंकि सेम डे की बात हो रही है। 21:15 का मतलब क्या है? 12 में से जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 8 20 1 21, 9:15 पे मतलब। तो ये हो जाएगा 9:15 पे क्या कर रही है? ये पहुंच रही है। इसको काट दीजिए, काटना क्या है, 9:15 पे ये पहुंच रही है। अब इन्हीं दोनों के टाइम के बीच में आप निकाल लीजिए कितना टाइम वो ट्रेवल कर रही है। तो कितना हो जाएगा? शाम को 4 बजे से 9 बजे तक लीजिए आप, 9 बजे तक मत लीजिए। 4:50 दिया है ना, जब भी ऐसे, यहाँ पे देखिए सारा मिट गया। 4:50 कितने पे बजे निकली थी? वो 4:50 पे निकली थी। और कितने बजे रात में पहुंची? ये वाला टाइम 4:50 पे निकली थी, 12 में से घटाए, और ये वाला जब 12 में से घटाए तो 9:15 हुआ, 9:15 पे पहुंची। अब इसी के बीच में हमें जब निकालना हो तो आप ऐसे घटाया करिए, जल्दी घट जाएगा। 4:50 से आप ले लीजिए लास्ट वाला 50 में 8:50 तक, तो 4 जो 50 है और ये 8:50 है, इसके बीच में कितना टाइम हो जाएगा? इसके बीच में आपका 4 घंटे हो जाएगा। तो 4 घंटे ये तो टोटल निकल गए। अब आप किस टाइम पे पहुंच गए हैं? 8:50 तक तो आप पहुंच गए हैं। 10 मिनट बाकी है, 9 बज जाएगा, मतलब कि वो 10 मिनट और साथ में 15 मिनट ये चली है, 9:15 तक चली है, साथ में 15 मिनट ये। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 घंटे ये और 25 मिनट, 15 10 25 मिनट ये। तो 4 घंटे 25 मिनट तक ये अपनी यात्रा को कंप्लीट की है। 4 घंटे 25 मिनट में यात्रा अपनी कंप्लीट की है। आपको क्या टर्म इसमें याद करना है? एक तो 12 में से घटा दीजिए, जब 12 के ऊपर वाला नंबर हो तो इसका मतलब है कि PM का टाइम दिया गया है। 21 12 में से घटाएंगे, निकल आएगा। साथ में अगर मान लीजिए वहाँ पे 4:15 पे निकलती तो हम 8:15 तक के टाइम, 9:15 तक हम देख लेते, क्योंकि 9:15 पे ही दिया था। वही है, जितने मिनट में दिया है लास्ट वाले में उतने मिनट तक देखिए, फिर जितना मिनट बच रहा है उसे ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में क्या की जा रही है? एक पूर्ण संख्या हम मान लेते हैं x है। जब हमारे पास संख्या ना दी गई हो तो हम मान लेते हैं x जोड़ी गई, फिर वही संख्या उस 100 में से घटा दी जाती है, फिर वही संख्या उस 100 में से घटा दी जाती है। अब इसमें से मत घटाइएगा, वही संख्या उस में से घटा दी जाती है।
ठीक है, 100 में से घटाई जाती है, इसमें से 100 प्लस x में से नहीं बोला जा रहा है, वही संख्या 100 में से घटाई जा रही है, मतलब 100 में से हम दोबारा घटाएंगे, तो एक ये हमें मिला, एक हमें ये मिल गया, दो चीज़ें मिली। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस प्रकार से ये दोनों जो संख्याएं मिली हैं इनको हमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है इज इक्वल टू 0 जोड़ दीजिए, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 200। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 200। समझ में आया कैसे करना है। देखिए 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 प्लस x कर दी, एक चीज़ हमें मिल गया, ये संख्या एक मिल गई, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। अब इसमें से नहीं घटाना, आपको 100 में से घटाना है, 100 में से घटा दी गई। अब हमें दो संख्याएं मिल गई। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुई ये संख्या दो संख्याएं प्राप्त हुई हमें, इनका योगफल, इनको जोड़ दीजिए डायरेक्टली, बराबर 0 कुछ मत करिए अगर आपको मैथ नहीं आता उतना। तो क्या है, जोड़ेंगे आप तो आपको पता है ये प्लस है या प्लस में है या एक्स, ये माइनस में है या एक्स। तो क्या अगर मान लीजिए प्लस 1 रुपया आपके पास, माइनस 1 रुपया, कोई 1 रुपया ले भी ले तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिनको मैथ नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा, ये 200 बच जाएगा आपका। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, इसमें क्योंकि क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ मैं PDF में। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।